इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। आज हम इंडिया में देख रहे हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। नमाज पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। असल दुश्मन कौन है? नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 क्रिश्चियन, नंबर 3 कम्युनिस्ट। इनसे लड़ने के लिए अपना खून बचाओ। 1947 तक सावरकर ने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, ब्रिटिश का पेंशन लिया, ब्रिटिश के खिलाफ एक कैंपेन नहीं किया। कब से हिंदुत्व हिंदू धर्म हो गया? कब से आरएसएस का एक आइडियोलॉजी जो सावरकर के नाम एक शख्स ने जिसको प्रमोट किया था, कब उसका आइडियोलॉजी हिंदू धर्म का आइडियोलॉजी हो गया? एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए? कितने बीजेपी के घरों वाले में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? ये बीजेपी आरएसएस का टारगेट है। देखिए, ये जो आज हमारा कैंपेन है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, सेव द रिपब्लिक नाम का एक कैंपेन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी को कन्याकुमारी से शुरू किया था। देखिए, पॉपुलर फ्रंट को जो लोग जानते हैं, जो पॉपुलर फ्रंट को स्टडी करते हैं, वो लोग एक बात जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट शुगर कोटेड बात नहीं करता। हम ये शुगर कोटेड, चॉकलेट, ऐसे मीठे मीठे बातें हम नहीं करते। जो है वो हम बोलते हैं, जो सच है वो हम सामने रखते हैं। हमें अगर एक कैंपेन करना था तो कोई शुगर कोटेड जोड़ो तोड़ो इस तरीके का कैंपेन हमें नहीं करना है। हमें डायरेक्ट कैंपेन करना है। इंडिया के अंदर डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। ऐसे एक टाइम पर भी अगर आप इंडिया के प्रॉब्लम को डायरेक्ट एड्रेस नहीं करोगे तो कब करोगे? इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ एक संगठन को नहीं है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक कम्युनिटी, एक पार्टी को नहीं है। अगर इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाला है, वो प्रॉब्लम इंडिया के रिपब्लिक को है, इंडिया के डेमोक्रेसी को है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मुसलमानों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, मुसलमान अपने बारे में खुद बात कर सकते हैं। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो बात कीजिए, कम से कम रिपब्लिक के बारे में तो बात कीजिए, कम से कम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके बारे में तो बात कीजिए। ये चीज आवाम के सामने लेके जाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ने यह कैंपेन किया। इस कैंपेन में हमने सीधा कहा कि इंडिया का थ्रेट क्या है और कौन लोग हैं जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, और कौन लोग हैं ये टारगेट करने से कल इंडिया में क्या होने वाला। ये चीजों को हमने क्लियर किया इस कैंपेन में। इंडिया में बैठे वाला एक संघ परिवार जिसका एक आइडियोलॉजी है, जिसको हिंदुत्व आइडियोलॉजी कहते हैं, आज से 20-25 साल पहले उस आइडियोलॉजी को कोई नहीं पसंद करता था। हिंदू धर्म के लोग भी हिंदुत्व को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था हिंदुत्व को। लेकिन आज हिंदुत्व को इंडिया का मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी बनाया जा रहा है, हिंदुत्व को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आप हिंदुत्व के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे तो मीडिया चैनल्स कहते हैं देखो हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कब से हिंदुत्व हिंदू धर्म हो गया? कब से आरएसएस का एक आइडियोलॉजी जो सावरकर के नाम एक शख्स ने जिसको प्रमोट किया था, कब उसका आइडियोलॉजी हिंदू धर्म का आइडियोलॉजी हो गया? यही काम 2014 से फुल फ्लेज में हो रहा है। इंडिया को चाइना की तरह, रशिया की तरह एक सिंगल पार्टी, एक रूल कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। चाइना में आप ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते, रशिया में आप ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते, सीरिया में आप ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सिंगल पार्टी रूल है। इजिप्ट में आप नहीं कर सकते, बहुत सारे डिक्टेटर कंट्री में आप नहीं कर सकते।
और बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है, इंडिया के अंदर भी जो ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, इस डेमोक्रेटिक राइट्स को छीन लिया जाए ताकि इंडिया को भी चाइना के जैसा बनाया जाए, इंडिया को भी रशिया के जैसा बनाया जाए, इंडिया को भी जो है सीरिया के जैसा बनाया जाए। ये बीजेपी आरएसएस का टारगेट है। इस कैंपेन को, इस उनका जो एक प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा को चैलेंज करने के लिए कैंपेन हमने बनाया है, नंबर 1। नंबर 2, ये साल बीजेपी ने, आरएसएस ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया था, आजादी का अमृत महोत्सव। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उस कैंपेन में साथ दिया, लेकिन इस कैंपेन में आजादी के नाम पर बीजेपी असल एजेंडा क्या पुश कर रहा था? बीजेपी आरएसएस असल एजेंडा यह पुश कर रहा था कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को चेंज करने की आरएसएस कोशिश कर रहा था। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस का जो जीरो रोल है, उस जीरो रोल को बदलकर पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का क्रेडिट लेने की आरएसएस कोशिश कर रहा था। हमने उस वक्त ये कैंपेन किया। इस कैंपेन में गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर हमने लोगों के सामने रखा, हमने आरएसएस को एक्सपोज किया। हमने बताया 1925 से लेकर 1947 तक इंडिया में एक भी कैंपेन फ्रीडम के लिए आरएसएस ने नहीं किया। यह हिस्ट्री है। एक भी कैंपेन नहीं किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कोई भी जो मूवमेंट्स आए हैं, इस किसी मूवमेंट में भी वो लोग नहीं थे। साइमन गो बैक का मूवमेंट आया 1927 में, आरएसएस 1925 में बना, 27 में साइमन मूवमेंट आया। उस मूवमेंट में पूरे इंडिया के लोग जुड़ गए, आरएसएस उसमें नहीं था। भगत सिंह, सदगुरु, अशफाकुल्ला खान, ये जो शहीद हैं, इन शहीदों के बारे में आरएसएस के लिटरेचर में जिक्र भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। और आरएसएस की सच्चाई पॉपुलर फ्रंट नहीं बता रहा। उस वक्त 1939 में ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। उस रिपोर्ट में ब्रिटिश की होम डिपार्टमेंट ने आरएसएस को सर्टिफिकेट दिया था कि आरएसएस से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आरएसएस से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये गद्दारी का काम करने वाले आरएसएस हैं। वो लोग सोच रहे थे किसे लीडर बनाएं। अपने पहले सरसंघ चालक हेडगेवर को वो लोग हीरो बनाना चाहते थे, लेकिन हेडगेवर का प्रॉब्लम यह था कि वो जिंदगी में एक बार जेल गया था। मेरे स्टेज में भी यहां बहुत सारे लोग हैं जो जेल को गए हैं। हेडगेवर का बायोग्राफी में आता है कि जब वो जेल में गया था, जेल से बाहर आने के बाद उसके कपड़े उसको फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि इतना मोटा हो गया था। जेल में जो जाते हैं वो दुबले हो जाते हैं। यह आदमी जेल में जाके मोटा कैसे हो गया? उसी बायोग्राफी में आता है कि उस जेल का जो ब्रिटिश जेलर था, उसके साथ एडगेवर के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये जो दुश्मनों के साथ एडजस्टमेंट का भी आरएसएस का हिस्ट्री है, 1-2 साल का नहीं है। जब से आरएसएस शुरू हुआ है तब से ब्रिटिश के साथ उनका एडजस्टमेंट का हिस्ट्री है। गोलवालकर को प्रमोट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट लिखी है। गोलवालकर ने वी आर नेशनहुड डिफाइन लिखा है। और जो भी आदमी बंच ऑफ थॉट और वी आर नेशनहुड डिफाइन किताब पढ़ता है, उसमें पता है कि यही गोलवालकर था जिसने इंडिया में कहा था, ओ हिंदुओं, तुम ब्रिटिशों से लड़कर अपना खून मत वेस्ट करो, अपना खून बचा के रखो, क्योंकि तुम्हें ये खून बचा के रखना है असल दुश्मनों से लड़ने के लिए। वो असल दुश्मन कौन है? नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 क्रिश्चियन, नंबर 3 कम्युनिस्ट। इनसे लड़ने के लिए अपना खून बचाओ। यह गोलवालकर को भी हीरो नहीं बना सकते। आरएसएस हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। इसलिए इनके पास जा जाकर एक ही आदमी बचा है। वो एक आदमी है सावरकर, जिसको आज इंडिया में सॉरी कर कहा जाता है। सावरकर जिसको अंडमान में डाला गया और हर कोई जानता है कि उसने माफी लिखा। मैं उस माफी के बारे में नहीं जानता, हर कोई जानते हैं मसी पिटीशन के बारे में। लेकिन आपको जानना है
जब सावरकर जेल के बाद बाहर आया, तब सावरकर ने क्या किया? जब सावरकर जेल के बाहर आया 1947 तक